इसमें अगर बीच में फोन वोन आएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वक्त मोनेटाइजेशन जैसे एक बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन सही था, गलत था, सभी इंतजार कर रहे थे कोर्ट क्या कहता है। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, अभी हमने कुछ बातचीत तो की थी, लेकिन आपने एक और महत्वपूर्ण बात बताई है, 4:1, यानी कि 4 अगर सहमति में हैं तो एक ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि शायद ये उतना अच्छा फैसला नहीं था। थोड़ा सा इसको समझाएं दर्शकों को। देखिए, जो आज महत्वपूर्ण फैसला आया है, मैं तो कह सकता हूं कि नए साल पे सरकार को एक सुप्रीम तोहफा मिला है सुप्रीम कोर्ट से। बड़ा जिद चल रही थी नोटबंदी को लेकर, विपक्ष लगातार हमले कर रहा था बीते 5-6 सालों से कि सरकार ने जबरदस्ती की, अचानक फैसला लागू कर दिया, जनता पर थोप दिया, आरबीआई को भरोसे में नहीं लिया गया, रिजर्व बैंक से पूछा नहीं गया, अचानक सारे फैसले लागू कर दिए। आज जब फैसला आया इस पूरे मामले पे 2 जनवरी 2023 को, तो ये ऐतिहासिक दिन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर, और नोटबंदी के लिए भी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया। फैसला 4 जजों का एक राय है कि सरकार ने कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किया, और एक तरीके से मोदी सरकार को नोटबंदी लागू करने के लिए क्लीन चिट इस बहुमत के साथ इस बेंच ने दे दी है। एक जज जो महिला जज थी इस पैनल में, उन्होंने जरूर अपनी आपत्तियां जताई हैं। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि ये फैसला संसद के थ्रू लागू होना चाहिए था, ये नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं हो सकता था, ये लेजिस्लेशन के थ्रू होना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि अचानक इस तरीके के फैसले को कर देने के लिए ऐसी कई सारी नोटिंग्स मिली है आरबीआई के फाइलों में, जिससे ये पता लगता है कि सरकार ऐसा चाहती थी कि नोटबंदी उसको लागू करना है। यानी आरबीआई की ये चाहत नहीं थी, सरकार की ये चाहत थी। खैर जो भी हो, पर कुल मिलाकर उन जज साहब का फैसला अल्पमत में है, तो वो 4:1 के बहुमत से वो फैसला खारिज हो जाता है प्रवीण। और ये बात भी साफ हो जाती है कि जो 4 जज थे वो एक राय थे, एक मत थे कि इस फैसले को लागू करने में, जो कि 8 नवंबर 2016 को लागू हुआ, उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। जो याचिकाएं दायर की गई थी, 50 से अधिक याचिकाएं थी, अलग अलग वक्त पे दायर की गई, सबको एक साथ करके ये बेंच संविधान पीठ सुन रही थी, और उन सबको एक साथ खारिज किया गया। और ये भी कहा गया है कि कोई भी काम असंवैधानिक नहीं था, जो काम किया गया संविधान के दायरे में रहकर किया गया, और जो प्रोसेस होता है नोटबंदी का फैसला लागू करने को लेकर, उस पूरे प्रोसेस को सरकार ने फॉलो किया। और वो अगर आप तमाम रिपोर्टर्स जो आज सुप्रीम कोर्ट से इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग अखबारों के चैनल्स के, उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो पता लगता है कि 6 महीने पहले सरकार ने सुप्रीम आरबीआई को ये पूछा था कि अगर नोटबंदी का फैसला लागू करना हो तो कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी। तो ये एक्सरसाइज 6 महीने से चल रही थी, और इन 6 महीनों के दौरान कोई भी खबर लीक नहीं हुई। और 8 नवंबर को अचानक, हम सबको याद है, प्रधानमंत्री मोदी शाम को 8 बजे राष्ट्र का नाम संबोधन करते हैं, और रात को 12 बजे से 500 और 100 के नोट जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं, और हम सब को एक समय सीमा दी जाती है कि इतने वक्त के अंदर अपने पुराने नोटों को बदल लीजिए, आपके पास इतना वक्त है। और उस पूरे प्रक्रिया के दौरान विपक्ष ये कहता रहा कि बहुत से लोगों की जानें चली गई, बहुत से सेक्टर के लोग प्रभावित हुए, उनकी नौकरियां चली गई, काम धंधे एमएसएमई के खराब हो गए। विपक्ष का यह भी इल्जाम था कि सैकड़ों लोगों की नोटबंदी की लाइनों में लगने की वजह से, क्योंकि सर्दी का मौसम था, उनकी जानें चली गई। इन तमाम तर्कों को सुप्रीम कोर्ट की इस 5 संसदीय पीठ, संविधान पीठ ने माना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि प्रक्रिया जो अपनाई गई थी, प्रोसेस जो था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब इसका आउटकम, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उस वक्त कहा था 8 नवंबर 2016 को कि सरकार नोटबंदी क्यों लागू कर रही है, काला धन को बाहर निकालने के लिए, नकली करेंसी जो चल रही है उसको खत्म करने के लिए, और आतंकवाद पर की कमर तोड़ने के लिए, ताकि जो उसको फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को, उसकी लगाम लगाई जा सके। इन तीनों चीजों का क्या हल निकला, सरकार ने जो बातें कही, क्या उसका आउटकम वैसा ही निकला? इस पर फैसला नहीं है। ये फैसला इस बारे में पूछा भी नहीं गया था। ये पूछा सिर्फ ये गया था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था कि नहीं था।
आर्ग्यूमेंट के दौरान भले ही इन वकीलों ने कहा होगा इन तमाम तर्कों को लेकर, पर आज जो 4 जजेस ने अपना फैसला सुनाया बहुमत से, उनका यह कहना है कि प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल था। एक जज ने इस पर आपत्ति जताई है और वह आपत्ति उन्होंने कई महीनों में जताई है, पर क्योंकि 5 सदस्यीय बेंच थी तो बहुमत से फैसला लागू होता है। और ये सबको पता है कि जब 4 जज कुछ इस फैसले में सरकार की मुखालफत नहीं कर रहे हैं तो एक तरीके से बीजेपी के लिए आज नए साल पर 2023 में पहले ही दिन जो कामकाज का पहला दिन है उसमें एक बड़ा तोहफा सरकार को मिला है। सुमित जी, नफा नुकसान का आकलन तो इस पे होता ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फैसला इस लिहाज से नहीं है, लेकिन इसके फैसले के मायने भी इसी लिहाज से निकाले जा रहे हैं। सवाल भी एक बार बार रखा जा रहा था कि क्या नोटबंदी सही या गलत, कुछ ना कुछ अंदाजा इससे लगेगा, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया थी नहीं थी, इसको लेकर ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन ओवरऑल, क्योंकि आप इस पूरे मामले को तो नजदीक से देखते ही रहे, व्यवसायिक पत्रकारिता को या व्यवसाय को भी आप समझते हैं, तो ये जरूर बताएं कि नोटबंदी के जो फायदे सोचे गए थे, भ्रष्टाचार रोकना है, रिश्वतखोरी रोकना है, काला धन जो है उस पर कंट्रोल करना है, इसके लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या और थोड़े से दूरगामी परिणाम होंगे या अभी आकलन करने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, या अब मान सकते हैं कि जो कुछ होना था उसका नफा नुकसान पता लगना था वो पता लग चुका है? देखिए, इस याचिका में प्रवीण, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इस याचिका में ये बात भी कही गई थी कि फैसले को बदल दिया जाए, यानी जो स्थिति 8 नवंबर 2016 को थी वो वापस ला दी जाए। तो जिन जज ने विरोध किया है, जिनका डिसेंट है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। सरकार जो ये फैसला कर चुकी है, तो 7 साल पहले का फैसला है, 6.5 साल पहले का फैसला है, और उस फैसले में ये बात दिखाई देती है कि भाई अब वो पुराने नोट दोबारा चालू नहीं हो सकते हैं। नई करेंसी अडॉप्ट कर ली गई है, नए नोट सामने आ चुके हैं, पुराने नोट सारे के सारे रिजर्व बैंक में जमा हो चुके हैं, तो वो स्थिति लागू नहीं हो सकती। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि नफे नुकसान का क्या हुआ, ये बड़ा बहस का मुद्दा है। इस पे कितना प्लस मिला, कितना माइनस मिला, ये अभी इस पे चर्चा की जानी बाकी है। इस पर एक विस्तृत श्वेत पत्र टाइप की चीज, व्हाइट पेपर टाइप की चीज आनी चाहिए, ताकि सरकार ये समझा सके कि जिस मंसूबे के साथ उसने इसको लागू किया वो कितनी कामयाबी उसको मिली। लेकिन अगर हम निष्पक्ष तौर पर, मोटे तौर पर आकलन करें, आतंकवाद की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 100 से 150% तक की कमी आ गई है। एक आंकड़ा पिछले दिनों अनुराग ठाकुर साहब ने दिया था, मेरे ख्याल से 161% का दिया था, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, कि फीसदी के आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। ये 2 चीजों से हुआ, पहले तो नोटबंदी का फैसला, और दूसरा उसके 1 साल बाद आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर देना, जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते हैं। इन दोनों चीजों से कश्मीर में जो आतंकवादी सरगना थे, या आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग थे, या आतंकवादियों के लिए हमदर्दी करने वाले लोग थे, उनके मंसूबों को झटका लगा है। आपने देखा होगा बीते दिनों में बहुत बड़ी संख्या में हुर्रियत जैसे संगठन के नेताओं पर भी छापेमारी हुई है, ईडी की, एनआईए की, उनके यहाँ से नोट जब्ती हुई है, उनके प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट की गई हैं। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस का हिस्सा था, और इसी वजह से सरकार आज ये कह पा रही है कि नोटबंदी की वजह से आतंकवादी घटनाओं को लेकर खासकर कश्मीर में कमी आई है। तो ये क्रेडिट तो हमको देना पड़ेगा। लेकिन क्या करप्शन खत्म हो गया? क्या काला धन पूरा वापस आ गया? क्या फर्जी नोट नहीं चल रहे हैं? ये बहस का विषय है। इसमें मेरी राय थोड़ी विपरीत है। आप मानेंगे, अभी भी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में करप्शन चल रहा है, अलग अलग फेजेस में चल रहा है, अलग अलग जगह पे चल रहा है। ये कह देना कि करप्शन को जड़ से खत्म कर दिया गया है, ये जल्दबाजी होगी। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर छापेमारी होती है, रेड्स पड़ते हैं लोगों के घरों से। अगर आपको याद हो, यूपी के चुनाव में इत्र व्यापारी के घर से कितनी बड़ी संख्या में नोट मिले थे, और ये नोट मिलने की घटनाएं दक्षिण भारत के चुनाव के राज्यों, तेलंगाना में हमने देखी, कर्नाटका में हमने देखी, लगातार ऐसी खबरें आती है। तो ये कह देना कि भाई कोई करप्ट होगा कि नहीं होगा, ये उस इंडिविजुअल की नीयत पर डिपेंड करता है। ये जो प्रोसेस बनते हैं, इससे आप उन प्रोसेस पे लगाम लगा सकते हैं। उसमें सरकार को
आतंकवाद के मामले में कामयाबी जरूर मुझे दिखाई देती है, लेकिन बाकी मामलों पर अभी और चीजों को जानने की सुमित जी, जरूरत है। मैं कुछ पिन पॉइंट, बहुत छोटे छोटे सवाल और हम इस पर छोटे छोटे कमेंट आपके फटाफट लेते हैं ताकि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिल पाए। बहुत से सवाल आते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या छोटे व्यवसायियों का नुकसान हुआ? कैश का लेन देन हमारी मजबूरी है, हमारे देश की इकोनॉमी इसी से चलती है, उसको पूरी तरह खत्म करना, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना, ये इतना आसान नहीं है जितनी उम्मीदें इससे थी। देखिए, इसका बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। इसका डीमोनेटाइजेशन से सीधे तौर पर संपर्क नहीं है कि छोटे व्यापारियों की कमर टूटी है। उसका बहुत बड़ी वजह कोविड है, कोविड के बाद के हालात है, जिस तरीके से छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, प्रवीण और आप भी देखते होंगे, बहुत छोटे छोटे लोग, जैसे जो जूता हमारा ठीक करता है सड़क पे, या जो सब्जी हमारी बेचता है, जो रिक्शे वाला है, वो पेटीएम का वो कार्ड लगा के घूमने लगे हैं, वो अपना पैसा पेटीएम पे लेने लगे हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जितनी डिजिटलाइजेशन हुई है 2016 के बाद से, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे जाकर मजबूत ही करेगी। और मैं ये हम सब जानते हैं कि छोटे स्तर पर छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, 2000, 4000, 5000 के, वो खत्म नहीं हुए हैं, वो कैश में आज भी चल रहे हैं और उसको लिया दिया जाता है। बहुत कम ऐसे व्यापार बचे हैं, और जो ये काम कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो गलत मंशा से कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में टैक्स की चोरी है। और टैक्स की चोरी खत्म करने को लेकर तो नोटबंदी लाई गई थी। तो अगर कोई चोर चोरी ही करना चाह रहा है तो आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। बड़े नोटों से परहेज करना था। बड़े नोट है वो ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इसकी समस्या को बढ़ाते हैं। तो 500, 1500 तो रिपीट हो गया, लेकिन 1000 को हटाया, 2000 मार्केट में आ गया, 3 साल से छपा नहीं है। और ये भी लोग कई आशंका जताते हैं कि 2000 का धीरे धीरे फेज आउट होगा। लेकिन 2000 का नोट लाना क्या एक अस्थायी व्यवस्था थी, और लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी मार्केट से गायब होगा। इससे ये जितना भी समय 2016 के बाद से 2022 तक का बीता है, क्या डीमोनेटाइजेशन के जो फायदे होने थे वो बड़े नोट की वजह से शायद उतने ना हो पाए? ये आप कह सकते हैं प्रवीण, आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2000 का नोट, जैसे आप ही ने कहा कि 3 साल से छपा नहीं है, जितना बड़ी करेंसी होगी उतना बड़ा आप घपला कर सकते हैं, उतना बड़ा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कैश में। तो जब 2000 का नोट नहीं छप रहा है, अगर आपको किसी को 20, 25, 50 लाख रुपए की रिश्वत देनी है या काला धन उससे लेना है, तो वो ट्रांजैक्शन मुश्किल हो जाता है जब आप छोटी करेंसी में लेते हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि लॉन्ग टर्म में 500 का नोट ही सबसे बड़ा नोट रह जाए, बाकी बड़े नोट जो हैं वो खत्म ही हो जाए। जिसको बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो वो डिजिटल आए ना, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, सीधे बैंक में जमा करे, बैंक से निकाले, कैश लेन देन की जरूरत ही क्या है। इसीलिए 2000 के नोट को बहुत ज्यादा सरकार प्रमोट करती नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआत में इसलिए किया गया क्योंकि अचानक से डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था, लोगों को कैश का क्रंच होने लगा था, बहुत जगह पर डिजिटल करेंसी का एक्सेप्टेंस नहीं था, बहुत से लोग पैसा लेने में हिचकिचाते थे डिजिटल करेंसी के तौर पर कि पता नहीं हमारे अकाउंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर आज परिस्थितियां इन 6 सालों में बदल गई हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों को गूगल पे, पेटीएम, अब तो व्हाट्सएप पर भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बैंकों ने अपने अपने एप्स निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से डिजिटलाइजेशन का कुल मिलाकर फायदा नोटबंदी का जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो अब उसी प्रक्रिया के तहत लोगों तक पहुंचने लगा है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि आने वाले दिनों में क्या ये एक डीमोनेटाइजेशन बहुत कड़ा फैसला था, इतिहास गवाह रहा है हमारे देश में। तो खैर अगर आजादी के बाद की बात करें तो 1976 या 78 के आसपास, इस तरह 1976 में शायद, अगर मैं सही हूं तो, और उससे पहले 1946 का मामला था। 1976 के समय वो एक समय था जब 5000, 10,000 बड़े बड़े नोट चला करते थे, वो एक एकदम अलग दुनिया थी और जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद बीजेपी ने दोबारा जब सत्ता में रहे तो ये इतना कड़ा फैसला लिया। आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन के ये जो फैसले हैं ये आगे भी एक डर को बनाए रखेंगे उन लोगों में जो कैश का गलत इस्तेमाल, जैसा आपने कहा, क्योंकि आपने कई जगह पे कहा कि इससे नुकसान उन्हीं लोगों का है जो गलत फायदा उठाना चाहते हैं इस प्रक्रिया का, तो क्या उन लोगों के लिए ये डर, ये खौफ बरकरार रखेगी सरकार अगर बीजेपी की सरकार इसी तरह चलती है तो? बड़ी जल्दी अगर आपने खुद ही जवाब दिया, 1976 में फैसला हुआ, फिर 2016 में हुआ, इसके बीच में 40 साल का अंतराल था। तो ये सोचना कि दोबारा से नोटबंदी आएगी और इतनी जल्दी आएगी, मुझे फिलहाल नहीं लगता है। पर सरकार जो है, वो जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा संग्रहित करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं,
उन पर जरूर लगाम कसी हुई है। क्योंकि नोटबंदी के साथ साथ हमको ध्यान रखना चाहिए प्रवीण कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, खासकर ईडी की जिस तरह की चीजें बदल गई हैं, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है छापेमारी के तहत, जिस तरह की गिरफ्तारियों के अधिकार उसको दे दिए गए हैं, इससे भी जो लोग गलत काम करते हैं उनके हौसले पस्त हुए हैं। ये इल्जाम सरकार पे लगता है कि विपक्षी नेताओं को ईडी की छापेमारी के जरिए, सीबीआई के जरिए तंग किया जा रहा है, पर यह बात भी सच है कि बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो गलत काम धंधे में लगे हुए हैं, वो इन एजेंसियों को जो ताकत मिली है बीते 3 सालों में, उससे डर गए हैं। उससे डर कर अपने गलत काम करने के तरीकों को या तो बदल रहे हैं या सही रास्ते पर लौट रहे हैं। इसीलिए उनकी कमर टूट रही है। जो ये बार बार कही जा रही है कि कमर टूट गई और आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा होता तो बताइए मुझे कि क्यों हर लगातार महीने दर महीने जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। आज ही आंकड़ा है दिसंबर के, सबसे बढ़िया जीएसटी कलेक्शन हुआ जब से जीएसटी लागू हुई है। आज ही आंकड़े आए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ हर रोज जो हवाई जहाज के ट्रैवलर्स हैं, फ्लायर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कोविड के पहले के जो रिकॉर्ड्स थे वो रोज टूट रहे हैं इस मौसम में, जिस नए साल के मौसम में। तो लोग बाग पैसा खर्च करना चाहते हैं। और कारों की संख्या देखिए, 4 व्हीलर कार जो 10 लाख के आसपास की होती है, उनसे ऊपर की होती है, उनकी खरीद बिक्री ज्यादा बढ़ गई है बीते उसके मुकाबले। तो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि लोग बागों का जो भरोसा है वो अर्थव्यवस्था पर कायम हो रहा है। ये बात ठीक है कि रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन इसका ये कहते हैं कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है, लोगों ने कमाना छोड़ दिया है। लोग बात जब कमा रहे हैं तो वो खर्च भी कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं, जिनकी कमर टूट गई है, जो गलत काम ही करना जानते थे, उनके लिए परेशानी का वक्त जरूर है। अब ये रवि परमार लिख रहे हैं जितने भी नकली नोट थे वो सब बंद हो गए। अब ये बात जानकारी दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि अगली लाइन में लिख रहे हैं आम आदमी तो सिर्फ बहाना है सरकार के लिए। तो हो सकता है कि सरकार की आलोचना के लिहाज से भी पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका सवाल का अंदाजा लगाया। नकली नोटों पर कितनी लगाम लगी है जो रवि कह रहे हैं? देखिए, नकली नोट अब क्योंकि नई करेंसी चल रही है, इस नई करेंसी को नकली बनाने के लिए नकलचियों को नए तरीके से मेहनत करनी होगी प्रवीण। तो अपने दर्शक को समझाना बहुत जरूरी है कि 8 नवंबर 2016 तक की जो नोट है, क्योंकि वो पुराने वापस चले गए हैं, तो उनमें अब नकली नोट नहीं बचे हैं। उस तरह के जो नकली नोट थे वो तमाम वापस रिजर्व बैंक में लौट चुके हैं, और जिनके पास वाकई में नकली थे, जो नकली का धंधा ही कर रहे थे, ऐसे तमाम किस्से हमने देखे कि नोट खेतों में पाए गए, नालियों में पाए गए, जले पाए गए, उन्होंने उसका छुटकारा पाया किसी तरीके से। तो अब जो नकलची है वो नए सिरे से नकल कर रहे हैं। नकल करनी पड़ेगी उनको नए नोटों की नकल बनाने के लिए, तो उनके लिए भी अब मेहनत का सबब शुरू हो गया है। तो ये कह देना प्रवीण कि नकली नोट पूरी तरीके से खत्म हो गए, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इस दुनिया से अपराध और अपराध की करने की प्रवृत्ति खत्म ना हो जाए। देखिए, जो आज महत्वपूर्ण फैसला आया है, मैं तो कह सकता हूं कि नए साल पे सरकार को एक सुप्रीम तोहफा मिला है सुप्रीम कोर्ट से। बड़ा जिद चल रही थी नोटबंदी को लेकर, विपक्ष लगातार हमले कर रहा था बीते 5-6 सालों से कि सरकार ने जबरदस्ती की, अचानक फैसला लागू कर दिया, जनता पर थोप दिया, आरबीआई को भरोसे में नहीं लिया गया, रिजर्व बैंक से पूछा नहीं गया, अचानक सारे फैसले लागू कर दिए। आज जब फैसला आया इस पूरे मामले पे 2 जनवरी 2023 को, तो ये ऐतिहासिक दिन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर, और नोटबंदी के लिए भी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया। फैसला 4 जजों का एक राय है कि सरकार ने कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किया, और एक तरीके से मोदी सरकार को नोटबंदी लागू करने के लिए क्लीन चिट इस बहुमत के साथ इस बेंच ने दे दी है। एक जज जो महिला जज थी इस पैनल में, उन्होंने जरूर अपनी आपत्तियां जताई हैं। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि ये फैसला संसद के थ्रू पर लागू होना चाहिए था, ये नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं हो सकता था, ये लेजिस्लेशन के थ्रू होना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि अचानक इस तरीके के फैसले को कर देने के लिए ऐसी कई सारी नोटिंग्स मिली है आरबीआई के
फाइलों में, जिससे ये पता लगता है कि सरकार ऐसा चाहती थी कि नोटबंदी उसको लागू करना है। यानी आरबीआई की ये चाहत नहीं थी, सरकार की ये चाहत थी। खैर जो भी हो, पर कुल मिलाकर उन जज साहब का फैसला अल्पमत में है, तो वो 4:1 के बहुमत से वो फैसला खारिज हो जाता है प्रवीण। और ये बात भी साफ हो जाती है कि जो 4 जज थे वो एक राय थे, एक मत थे कि इस फैसले को लागू करने में, जो कि 8 नवंबर 2016 को लागू हुआ, उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। जो याचिकाएं दायर की गई थी, 50 से अधिक याचिकाएं थी, अलग अलग वक्त पे दायर की गई, सबको एक साथ करके ये बेंच, संविधान पीठ सुन रही थी और उन सबको एक साथ खारिज किया गया। और ये भी कहा गया है कि कोई भी काम असंवैधानिक नहीं था, जो काम किया गया संविधान के दायरे में रहकर किया गया। और जो प्रोसेस होता है नोटबंदी का फैसला लागू करने को लेकर, उस पूरे प्रोसेस को सरकार ने फॉलो किया। और वो अगर आप तमाम रिपोर्टर्स जो आज सुप्रीम कोर्ट से इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग अखबारों के चैनल्स के, उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो पता लगता है कि 6 महीने पहले सरकार ने सुप्रीम आरबीआई को ये पूछा था कि अगर नोटबंदी का फैसला लागू करना हो तो कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी। तो ये एक्सरसाइज 6 महीने से चल रही थी और इन 6 महीनों के दौरान कोई भी खबर लीक नहीं हुई। और 8 नवंबर को अचानक, हम सबको याद है, प्रधानमंत्री मोदी शाम को 8 बजे राष्ट्र का नाम संबोधन करते हैं और रात को 12 बजे से 500 और 100 के नोट जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं। और हम सब को एक समय सीमा दी जाती है कि इतने वक्त के अंदर अपने पुराने नोटों को बदल लीजिए, आपके पास इतना वक्त है। और उस पूरे प्रक्रिया के दौरान विपक्ष ये कहता रहा कि बहुत से लोगों की जानें चली गई, बहुत से सेक्टर के लोग प्रभावित हुए, उनकी नौकरियां चली गई, काम धंधे एमएसएमई के खराब हो गए। विपक्ष का ये भी इल्जाम था कि सैकड़ों लोगों की नोटबंदी की लाइनों में लगने की वजह से, क्योंकि सर्दी का मौसम था, उनकी जानें चली गई। इन तमाम तर्कों को सुप्रीम कोर्ट की इस 5 संसदीय पीठ, संविधान पीठ ने माना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि प्रक्रिया जो अपनाई गई थी, प्रोसेस जो था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब इसका आउटकम, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उस वक्त कहा था 8 नवंबर 2016 को कि सरकार नोटबंदी क्यों लागू कर रही है, काला धन को बाहर निकालने के लिए, नकली करेंसी जो चल रही है उसको खत्म करने के लिए और आतंकवाद पर की कमर तोड़ने के लिए, ताकि जो उसको फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को, उसकी लगाम लगाई जा सके। इन तीनों चीजों का क्या हल निकला, सरकार ने जो बातें कही, क्या उसका आउटकम वैसा ही निकला? इस पर फैसला नहीं है। ये फैसला इस बारे में पूछा भी नहीं गया था। ये पूछा सिर्फ ये गया था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था कि नहीं था। आर्गुमेंट के दौरान भले इन वकीलों ने कहा होगा इन तमाम तर्कों को लेकर, पर आज जो 4 जजेस ने अपना फैसला सुनाया बहुमत से, उनका यह कहना है कि प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल था। एक जज ने इस पर आपत्ति जताई है और वो आपत्ति उन्होंने कई महीनों में जताई है, पर क्योंकि 5 सदस्यीय बेंच थी तो बहुमत से फैसला लागू होता है। और ये सबको पता है कि जब 4 जज कुछ इस फैसले में सरकार की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से बीजेपी के लिए आज नए साल पर 2023 में पहले ही दिन जो कामकाज का पहला दिन है, उसमें एक बड़ा तोहफा सरकार को मिला है। सुमित जी, नफा नुकसान का आकलन तो इस पे होता ही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फैसला इस लिहाज से नहीं है, लेकिन इसके फैसले के मायने भी इसी लिहाज से निकाले जा रहे हैं। सवाल भी एक बार बार रखा जा रहा था कि क्या नोटबंदी सही या गलत, कुछ ना कुछ अंदाजा इससे लगेगा, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया थी नहीं थी, इसको लेकर ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन ओवरऑल, क्योंकि आप इस पूरे मामले को तो नजदीक से देखते ही रहे, व्यवसायिक पत्रकारिता को या व्यवसाय को भी आप समझते हैं, तो ये जरूर बताएं कि नोटबंदी के जो फायदे सोचे गए थे, भ्रष्टाचार रोकना है, रिश्वतखोरी रोकना है, काला धन जो है उस पर कंट्रोल करना है, इसके लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या और थोड़े से दूरगामी परिणाम होंगे या अभी आकलन करने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, या अब मान सकते हैं कि जो कुछ होना था, उसका नफा नुकसान पता लगना था, वो पता लग चुका है? देखिए, इस याचिका में, प्रवीण बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इस याचिका में ये बात भी कही गई थी कि फैसले को बदल दिया जाए, यानी जो स्थिति 8 नवंबर 2016 को थी वो वापस ला दी जाए। तो जिन जज ने विरोध किया है, जिनका डिसेंट है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। सरकार जो ये फैसला कर चुकी है, करीब 7 साल पहले का फैसला है, 6.5 साल पहले का फैसला है, और उस फैसले में ये बात दिखाई देती है कि भाई अब वो पुराने नोट दोबारा चालू नहीं हो सकते हैं।
नई करेंसी अडॉप्ट कर ली गई है, नए नोट सामने आ चुके हैं, पुराने नोट सारे के सारे रिजर्व बैंक में जमा हो चुके हैं, तो वो स्थिति लागू नहीं हो सकती। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि नफे नुकसान का क्या हुआ, ये बड़ा बहस का मुद्दा है। इस पे कितना प्लस मिला, कितना माइनस मिला, ये अभी इस पे चर्चा की जानी बाकी है। इस पर एक विस्तृत श्वेत पत्र टाइप की चीज, व्हाइट पेपर टाइप की चीज आनी चाहिए, ताकि सरकार ये समझा सके कि जिस मंसूबे के साथ उसने इसको लागू किया वो कितनी कामयाबी उसको मिली। लेकिन अगर हम निष्पक्ष तौर पर, मोटे तौर पर आकलन करें, आतंकवाद की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 100 से 150% तक की कमी आ गई है। एक आंकड़ा पिछले दिनों अनुराग ठाकुर साहब ने दिया था, मेरे ख्याल से 161% का दिया था, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, कि फीसदी के आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। ये दो चीजों से हुआ, पहले तो नोटबंदी का फैसला, और दूसरा उसके एक साल बाद आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर देना, जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते हैं। इन दोनों चीजों से कश्मीर में जो आतंकवादी सरगना थे, या आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग थे, या आतंकवादियों के लिए हमदर्दी करने वाले लोग थे, उनके मंसूबों को झटका लगा है। आपने देखा होगा बीते दिनों में बहुत बड़ी संख्या में हुर्रियत जैसे संगठन के नेताओं पर भी छापेमारी हुई है, ईडी की, एनआईए की, उनके यहाँ से नोट जब्ती हुई है, उनके प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट हुई की गई हैं। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस का हिस्सा था, और इसी वजह से सरकार आज ये कह पा रही है कि नोटबंदी की वजह से आतंकवादी घटनाओं को लेकर खासकर कश्मीर में कमी आई है। तो ये क्रेडिट तो हमको देना पड़ेगा। लेकिन क्या करप्शन खत्म हो गया? क्या काला धन पूरा वापस आ गया? क्या फर्जी नोट नहीं चल रहे हैं? ये बहस का विषय है। इसमें मेरी राय थोड़ी विपरीत है। आप मानेंगे अभी भी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में करप्शन चल रहा है, अलग अलग फेजेस में चल रहा है, अलग अलग जगह पे चल रहा है। ये कह देना कि करप्शन को जड़ से खत्म कर दिया गया है, ये जल्दबाजी होगी। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर छापेमारी होती है, रेड्स पड़ते हैं लोगों के घरों से। अगर आपको याद हो, यूपी के चुनाव में इत्र व्यापारी के घर से कितनी बड़ी संख्या में नोट मिले थे, और ये नोट मिलने की घटनाएं दक्षिण भारत के चुनाव के राज्यों, तेलंगाना में हमने देखी, कर्नाटका में हमने देखी, लगातार ऐसी खबरें आती है। तो ये कह देना कि भाई कोई करप्ट होगा कि नहीं होगा, ये उस इंडिविजुअल की नीयत पर डिपेंड करता है। ये जो प्रोसेस बनते हैं, इससे आप उन प्रोसेस पे लगाम लगा सकते हैं। उसमें सरकार को आतंकवाद के मामले में कामयाबी जरूर मुझे दिखाई देती है, लेकिन बाकी मामलों पर अभी और चीजों को जानने की सुमित जी, मैं कुछ पिन पॉइंट, बहुत छोटे छोटे सवाल, और हम इस पर छोटे छोटे कमेंट आपके फटाफट लेते हैं, ताकि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिल पाए। बहुत से सवाल आते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या छोटे व्यवसायियों का नुकसान हुआ? कैश का लेन देन हमारी मजबूरी है, हमारे देश की इकोनॉमी इसी से चलती है, उसको पूरी तरह खत्म करना, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना, ये इतना आसान नहीं है जितनी उम्मीदें इससे थी। देखिए, इसका बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। इसका डीमोनेटाइजेशन से सीधे तौर पे संपर्क नहीं है कि छोटे व्यापारियों की कमर टूटी है। उसका बहुत बड़ी वजह कोविड है, कोविड के बाद के हालात है, जिस तरीके से छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, प्रवीण और आप भी देखते होंगे, बहुत छोटे छोटे लोग, जैसे जो जूता हमारा ठीक करता है सड़क पे, या जो सब्जी हमारी बेचता है, जो रिक्शे वाला है, वो पेटीएम का वो कार्ड लगा के घूमने लगे हैं, वो अपना पैसा पेटीएम पे लेने लगे हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जितनी डिजिटलाइजेशन हुई है 2016 के बाद से, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे जाकर मजबूत ही करेगी। और मैं ये हम सब जानते हैं कि छोटे स्तर पर छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, 2000, 4000, 5000 के, वो खत्म नहीं हुए हैं, वो कैश में आज भी चल रहे हैं, और उसको लिया दिया जाता है। बहुत कम ऐसे व्यापार बचे हैं, और जो ये काम कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो गलत मंशा से कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में टैक्स की चोरी है। और टैक्स की चोरी खत्म करने को लेकर तो नोटबंदी लाई गई थी। तो अगर कोई चोर चोरी ही करना चाह रहा है, तो आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। बड़े नोटों से परहेज करना था, बड़े नोट
है वो ये भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी इसकी समस्या को बढ़ाते हैं। तो 500 तो रिपीट हो गया, लेकिन 1000 को हटाया, 2000 मार्केट में आ गया, 3 साल से छपा नहीं है। और ये भी लोग कई आशंका जताते हैं कि 2000 का धीरे धीरे फेज आउट होगा। लेकिन 2000 का नोट लाना क्या एक अस्थायी व्यवस्था थी, और लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी मार्केट से गायब होगा। इससे ये जितना भी समय 2016 के बाद से 2022 तक का बीता है, क्या डीमोनेटाइजेशन के जो फायदे होने थे वो बड़े नोट की वजह से शायद उतने ना हो पाए? ये आप कह सकते हैं प्रवीण, आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2000 का नोट, जैसा आप ही ने कहा कि 3 साल से छपा नहीं है। जितना बड़ी करेंसी होगी उतना बड़ा आप घपला कर सकते हैं, उतना बड़ा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कैश में। तो जब 2000 का नोट नहीं छप रहा है, अगर आपको किसी को 20, 25, 50 लाख रुपए की रिश्वत देनी है या काला धन उससे लेना है, तो वो ट्रांजैक्शन मुश्किल हो जाता है जब आप छोटी करेंसी में लेते हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि लॉन्ग टर्म में 500 का नोट ही सबसे बड़ा नोट रह जाए, बाकी बड़े नोट जो हों वो खत्म ही हो जाए। जिसको बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो वो डिजिटल आए ना, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, सीधे बैंक में जमा करे, बैंक से निकाले, कैश लेन देन की जरूरत ही क्या है। इसीलिए 2000 के नोट को बहुत ज्यादा सरकार प्रमोट करती नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआत में इसलिए किया गया क्योंकि अचानक से डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था, लोगों को कैश का क्रंच होने लगा था, बहुत जगह पर डिजिटल करेंसी का एक्सेप्टेंस नहीं था, बहुत से लोग पैसा लेने में हिचकिचाते थे डिजिटल करेंसी के तौर पर कि पता नहीं हमारे अकाउंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर आज परिस्थितियां इन 6 सालों में बदल गई हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों को गूगल पे, पेटीएम, अब तो व्हाट्सएप पर भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बैंकों ने अपने अपने एप्स निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से डिजिटलाइजेशन का कुल मिलाकर फायदा, नोटबंदी का जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो अब उसी प्रक्रिया के तहत लोगों तक पहुंचने लगा है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि आने वाले दिनों में क्या ये एक डीमोनेटाइजेशन बहुत कड़ा फैसला था, इतिहास गवाह रहा है हमारे देश में। तो खैर अगर आजादी के बाद की बात करें तो 1976 या 78 के आसपास इस तरह, 1976 में शायद अगर मैं सही हूं तो, और उससे पहले 1946 का मामला था। 1976 के समय वो एक समय था जब 5000, 10,000 बड़े बड़े नोट चला करते थे, वो एक एकदम अलग दुनिया थी और जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद बीजेपी ने दोबारा जब सत्ता में रहे तो ये इतना कड़ा फैसला लिया। आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन के ये जो फैसले हैं ये आगे भी एक डर को बनाए रखेंगे उन लोगों में जो कैश का गलत इस्तेमाल, जैसा आपने कहा, क्योंकि आपने कई जगह पे कहा कि इससे नुकसान उन्हीं लोगों का है जो गलत फायदा उठाना चाहते हैं इस प्रक्रिया का। तो क्या उन लोगों के लिए ये डर, ये खौफ बरकरार रखेगी सरकार अगर बीजेपी की सरकार इसी तरह चलती है तो? बड़ी जल्दी अगर आपने खुद ही जवाब दिया, 1976 में फैसला हुआ, फिर 2016 में हुआ, क्योंकि इसके बीच में 40 साल का अंतराल था। तो ये सोचना कि दोबारा से नोटबंदी आएगी और इतनी जल्दी आएगी, मुझे फिलहाल नहीं लगता है। पर सरकार जो है वो, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा संग्रहित करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, उन पर जरूर लगाम कसी हुई है। क्योंकि नोटबंदी के साथ साथ हमको ध्यान रखना चाहिए प्रवीण कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, खासकर ईडी की जिस तरह की चीजें बदल गई हैं, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है छापेमारी के तहत, जिस तरह की गिरफ्तारियों के अधिकार उसको दे दिए गए हैं, इससे भी जो लोग गलत काम करते हैं उनके हौसले पस्त हुए हैं। ये इल्जाम सरकार पे लगता है कि विपक्षी नेताओं को ईडी की छापेमारी के जरिए, सीबीआई के जरिए तंग किया जा रहा है। पर यह बात भी सच है कि बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो गलत काम धंधे में लगे हुए हैं, वो इन एजेंसियों को जो ताकत मिली है बीते 3 सालों में, उससे डर गए हैं, उससे डर कर अपने गलत काम करने के तरीकों को या तो बदल रहे हैं या सही रास्ते पर लौट रहे हैं। इसीलिए उनकी कमर टूट रही है, जो ये बार बार कही जा रही है कि कमर टूट गई और आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा होता तो बताइए मुझे कि क्यों हर लगातार महीने दर महीने जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। आज ही आंकड़ा है दिसंबर के, सबसे बढ़िया जीएसटी कलेक्शन हुआ जब से जीएसटी लागू हुई है, आज ही आंकड़े आए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ हर रोज जो हवाई जहाज के ट्रैवलर्स हैं, फ्लायर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कोविड के पहले के जो रिकॉर्ड्स थे वो रोज टूट रहे हैं इस मौसम में, जिस नए साल के मौसम में। तो लोग बाग पैसा खर्च करना चाहते हैं। और कारों की संख्या देखिए, 4 व्हीलर कार जो 10 लाख के आसपास की होती है, उनसे ऊपर की होती है, उनकी खरीद बिक्री ज्यादा बढ़ गई है बीते उसके मुकाबले। तो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि लोग बागों का जो भरोसा है वो अर्थव्यवस्था पर कायम हो रहा है। ये बात ठीक है
कि रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन इसका ये कह देना कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है, लोगों ने कमाना छोड़ दिया है। लोग बात जब कमा रहे हैं तो वो खर्च भी कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं, जिनकी कमर टूट गई है, जो गलत काम ही करना जानते थे, उनके लिए परेशानी का वक्त जरूर है। अब ये रवि परमार लिख रहे हैं जितने भी नकली नोट थे वो सब बंद हो गए। अब ये बात जानकारी दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि अगली लाइन में लिख रहे हैं आम आदमी तो सिर्फ बहाना है सरकार के लिए। तो हो सकता है कि सरकार की आलोचना के लिहाज से भी पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका सवाल का अंदाजा लगाया। नकली नोटों पर कितनी लगाम लगी है जो रवि कह रहे हैं? देखिए, नकली नोट अब क्योंकि नई करेंसी चल रही है, इस नई करेंसी को नकली बनाने के लिए नकलचियों को नए तरीके से मेहनत करनी होगी प्रवीण। तो अपने दर्शक को समझाना बहुत जरूरी है कि 8 नवंबर 2016 तक की जो नोट, क्योंकि वो पुराने वापस चले गए हैं, तो उनमें अब नकली नोट नहीं बचे हैं। उस तरह के जो नकली नोट थे वो तमाम वापस रिजर्व बैंक में लौट चुके हैं, और जिनके पास वाकई में नकली थे, जो नकली का धंधा ही कर रहे थे, ऐसे तमाम किस्से हमने देखे कि नोट खेतों में पाए गए, नालियों में पाए गए, जले पाए गए, उन्होंने उसका छुटकारा पाया किसी तरीके से। तो अब जो नकलची है वो नए सिरे से नकल कर रहे हैं, नकल करनी पड़ेगी उनको नए नोटों की नकल बनाने के लिए, तो उनके लिए भी अब मेहनत का सबब शुरू हो गया है। तो ये कह देना प्रवीण कि नकली नोट पूरी तरीके से खत्म हो गए, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इस दुनिया से अपराध और अपराध की करने की प्रवृत्ति खत्म ना हो जाए। देखिए, जो आज महत्वपूर्ण फैसला आया है, मैं तो कह सकता हूं कि नए साल पे सरकार को एक सुप्रीम तोहफा मिला है सुप्रीम कोर्ट से। बड़ा जिद चल रही थी नोटबंदी को लेकर, विपक्ष लगातार हमले कर रहा था बीते 5-6 सालों से कि सरकार ने जबरदस्ती की, अचानक फैसला लागू कर दिया, जनता पर थोप दिया, आरबीआई को भरोसे में नहीं लिया गया, रिजर्व बैंक से पूछा नहीं गया, अचानक सारे फैसले लागू कर दिए। आज जब फैसला आया इस पूरे मामले पे 2 जनवरी 2023 को, तो ये ऐतिहासिक दिन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर, और नोटबंदी के लिए भी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया। फैसला 4 जजों का एक राय है कि सरकार ने कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किया, और एक तरीके से मोदी सरकार को नोटबंदी लागू करने के लिए क्लीन चिट इस बहुमत के साथ इस बेंच ने दे दी है। एक जज जो महिला जज थी इस पैनल में, उन्होंने जरूर अपनी आपत्तियां जताई हैं। उनका ये कहना है साफ तौर पर कि ये फैसला संसद के थ्रू लागू होना चाहिए था, ये नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं हो सकता था, ये लेजिस्लेशन के थ्रू होना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि अचानक इस तरीके के फैसले को कर देने के लिए ऐसी कई सारी नोटिंग्स मिली है आरबीआई के फाइलों में, जिससे ये पता लगता है कि सरकार ऐसा चाहती थी कि नोटबंदी उसको लागू करना है। यानी आरबीआई की ये चाहत नहीं थी, सरकार की ये चाहत थी। खैर जो भी हो, पर कुल मिलाकर उन जज साहब का फैसला अल्पमत में है, तो वो 4:1 के बहुमत से वो फैसला खारिज हो जाता है प्रवीण। और ये बात भी साफ हो जाती है कि जो 4 जज थे वो एक राय थे, एक मत थे कि इस फैसले को लागू करने में, जो कि 8 नवंबर 2016 को लागू हुआ, उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। जो याचिकाएं दायर की गई थी, 50 से अधिक याचिकाएं थी, अलग अलग वक्त पे दायर की गई, सबको एक साथ करके ये बेंच संविधान पीठ सुन रही थी, और उन सबको एक साथ खारिज किया गया। और ये भी कहा गया है कि कोई भी काम असंवैधानिक नहीं था, जो काम किया गया संविधान के दायरे में रहकर किया गया, और जो प्रोसेस होता है नोटबंदी का फैसला लागू करने को लेकर, उस पूरे प्रोसेस को सरकार ने फॉलो किया। और वो अगर आप तमाम रिपोर्टर्स जो आज सुप्रीम कोर्ट से इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग अखबारों के चैनल्स के, उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो पता लगता है कि 6 महीने पहले सरकार ने सुप्रीम आरबीआई को ये पूछा था कि अगर नोटबंदी का फैसला लागू करना हो तो कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी। तो ये एक्सरसाइज 6 महीने से चल रही थी, और इन 6 महीनों के दौरान कोई भी खबर लीक नहीं हुई। और 8 नवंबर को अचानक, हम सबको याद है, प्रधानमंत्री मोदी शाम को 8 बजे राष्ट्र का नाम संबोधन करते हैं, और रात को 12 बजे से 500 और 100 के नोट जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं, और हम सब को एक समय सीमा दी जाती है कि इतने वक्त के अंदर अपने पुराने नोटों को बदल लीजिए, आपके पास इतना वक्त है। और उस पूरे प्रक्रिया के दौरान
विपक्ष ये कहता रहा कि बहुत से लोगों की जानें चली गई, बहुत से सेक्टर के लोग प्रभावित हुए, उनकी नौकरियां चली गई, काम धंधे एमएसएमई के खराब हो गए। विपक्ष का यह भी इल्जाम था कि सैकड़ों लोगों की नोटबंदी की लाइनों में लगने की वजह से, क्योंकि सर्दी का मौसम था, उनकी जानें चली गई। इन तमाम तर्कों को सुप्रीम कोर्ट की इस 5 संसदीय पीठ, संविधान पीठ ने माना नहीं है। उन्होंने ये कहा कि प्रक्रिया जो अपनाई गई थी, प्रोसेस जो था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब इसका आउटकम, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उस वक्त कहा था 8 नवंबर 2016 को कि सरकार नोटबंदी क्यों लागू कर रही है? काला धन को बाहर निकालने के लिए, नकली करेंसी जो चल रही है उसको खत्म करने के लिए, और आतंकवाद पर की कमर तोड़ने के लिए, ताकि जो उसको फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को, उसकी लगाम लगाई जा सके। इन तीनों चीजों का क्या हल निकला? सरकार ने जो बातें कही, क्या उसका आउटकम वैसा ही निकला? इस पर फैसला नहीं है। ये फैसला इस बारे में पूछा भी नहीं गया था। ये पूछा सिर्फ ये गया था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था कि नहीं था। आर्गुमेंट के दौरान भले ही वकीलों ने कहा होगा इन तमाम तर्कों को लेकर, पर आज जो 4 जजेस ने अपना फैसला सुनाया बहुमत से, उनका यह कहना है कि प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल था। एक जज ने इस पर आपत्ति जताई है, और वो आपत्ति उन्होंने कई महीनों में जताई है, पर क्योंकि 5 सदस्यीय बेंच थी तो बहुमत से फैसला लागू होता है। और ये सबको पता है कि जब 4 जज कुछ इस फैसले में सरकार की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से बीजेपी के लिए आज नए साल पर 2023 में पहले ही दिन, जो कामकाज का पहला दिन है, उसमें एक बड़ा तोहफा सरकार को मिला है। सुमित जी, नफा नुकसान का आकलन तो इस पे होता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फैसला इस लिहाज से नहीं है, लेकिन इसके फैसले के मायने भी इसी लिहाज से निकाले जा रहे हैं। सवाल भी एक बार बार रखा जा रहा था कि क्या नोटबंदी सही या गलत, कुछ ना कुछ अंदाजा इससे लगेगा, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया थी नहीं थी, इसको लेकर ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन ओवरऑल, क्योंकि आप इस पूरे मामले को तो नजदीक से देखते ही रहे, व्यवसायिक पत्रकारिता को या व्यवसाय को भी आप समझते हैं, तो ये जरूर बताएं कि नोटबंदी के जो फायदे सोचे गए थे, भ्रष्टाचार रोकना है, रिश्वतखोरी रोकना है, काला धन जो है उस पर कंट्रोल करना है, इसके लिहाज से आपको क्या लगता है? क्या और थोड़े से दूरगामी परिणाम होंगे, या अभी आकलन करने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, या अब मान सकते हैं कि जो कुछ होना था, उसका नफा नुकसान पता लगना था, वो पता लग चुका है? देखिए, इस याचिका में, प्रवीण, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इस याचिका में ये बात भी कही गई थी कि फैसले को बदल दिया जाए, यानी जो स्थिति 8 नवंबर 2016 को थी वो वापस ला दी जाए। तो जिन जज ने विरोध किया है, जिनका डिसेंट है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। सरकार जो ये फैसला कर चुकी है, 7 साल पहले का फैसला है, 6.5 साल पहले का फैसला है, और उस फैसले में ये बात दिखाई देती है कि भाई अब वो पुराने नोट दोबारा चालू नहीं हो सकते हैं। नई करेंसी अडॉप्ट कर ली गई है, नए नोट सामने आ चुके हैं, पुराने नोट सारे के सारे रिजर्व बैंक में जमा हो चुके हैं, तो वो स्थिति लागू नहीं हो सकती। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि नफे नुकसान का क्या हुआ, ये बड़ा बहस का मुद्दा है। इस पे कितना प्लस मिला, कितना माइनस मिला, ये अभी इस पे चर्चा की जानी बाकी है। इस पर एक विस्तृत श्वेत पत्र टाइप की चीज, व्हाइट पेपर टाइप की चीज आनी चाहिए, ताकि सरकार ये समझा सके कि जिस मंसूबे के साथ उसने इसको लागू किया वो कितनी कामयाबी उसको मिली। लेकिन अगर हम निष्पक्ष तौर पर, मोटे तौर पर आकलन करें, आतंकवाद की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 100 से 150% तक की कमी आ गई है। एक आंकड़ा पिछले दिनों अनुराग ठाकुर साहब ने दिया था, मेरे ख्याल से 161% का दिया था, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, कि फीसदी के आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। ये 2 चीजों से हुआ, पहले तो नोटबंदी का फैसला, और दूसरा उसके 1 साल बाद आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर देना, जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते हैं। इन दोनों चीजों से कश्मीर में जो आतंकवादी सरगना थे, या आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग थे, या आतंकवादियों के लिए हमदर्दी करने वाले लोग थे, उनके मंसूबों को झटका लगा है। आपने देखा होगा बीते दिनों में बहुत बड़ी संख्या में हुर्रियत जैसे संगठन के नेताओं पर भी छापेमारी हुई है, ईडी की, एनआईए की, उनके यहाँ से नोट जब्ती हुई है, उनके प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट की गई हैं। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस का हिस्सा था, और इसी वजह से सरकार आज ये कह पा रही है कि नोटबंदी की वजह से आतंकवादी घटनाओं को लेकर खासकर कश्मीर में कमी आई है। तो ये क्रेडिट तो हमको देना पड़ेगा। लेकिन क्या
करप्शन खत्म हो गया? क्या काला धन पूरा वापस आ गया? क्या फर्जी नोट नहीं चल रहे हैं? ये बहस का विषय है। इसमें मेरी राय थोड़ी विपरीत है। आप मानेंगे अभी भी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में करप्शन चल रहा है, अलग अलग फेजेस में चल रहा है, अलग अलग जगह पे चल रहा है। ये कह देना कि करप्शन को जड़ से खत्म कर दिया गया है, ये जल्दबाजी होगी। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर छापेमारी होती है, रेट्स पड़ते हैं लोगों के घरों से। अगर आपको याद हो, यूपी के चुनाव में इत्र व्यापारी के घर से कितनी बड़ी संख्या में नोट मिले थे, और ये नोट मिलने की घटनाएं दक्षिण भारत के चुनाव के राज्यों, तेलंगाना में हमने देखी, कर्नाटका में हमने देखी, लगातार ऐसी खबरें आती है। तो ये कह देना कि भाई कोई करप्ट होगा कि नहीं होगा, ये उस इंडिविजुअल की नीयत पर डिपेंड करता है। ये जो प्रोसेस बनते हैं, इससे आप उन प्रोसेस पे लगाम लगा सकते हैं। उसमें सरकार को आतंकवाद के मामले में कामयाबी जरूर मुझे दिखाई देती है, लेकिन बाकी मामलों पर अभी और चीजों को जानने की सुमित जी, मैं कुछ पिन पॉइंट, बहुत छोटे छोटे सवाल और हम इस पर छोटे छोटे कमेंट आपके फटाफट लेते हैं ताकि दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिल पाए। बहुत से सवाल आते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या छोटे व्यवसायियों का नुकसान हुआ? कैश का लेन देन हमारी मजबूरी है, हमारे देश की इकोनॉमी इसी से चलती है, उसको पूरी तरह खत्म करना, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना, ये इतना आसान नहीं है जितनी उम्मीदें इससे थी। देखिए, इसका बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। इसका डीमोनेटाइजेशन से सीधे तौर पे संपर्क नहीं है कि छोटे व्यापारियों की कमर टूटी है। उसका बहुत बड़ी वजह कोविड है, कोविड के बाद के हालात है, जिस तरीके से छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, प्रवीण और आप भी देखते होंगे, बहुत छोटे छोटे लोग, जैसे जो जूता हमारा ठीक करता है सड़क पे, या जो सब्जी हमारी बेचता है, जो रिक्शे वाला है, वो पेटीएम का वो कार्ड लगा के घूमने लगे हैं, वो अपना पैसा पेटीएम पे लेने लगे हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जितनी डिजिटलाइजेशन हुई है 2016 के बाद से, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे जाकर मजबूत ही करेगी। और मैं ये हम सब जानते हैं कि छोटे स्तर पर छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, 2000, 4000, 5000 के, वो खत्म नहीं हुए हैं, वो कैश में आज भी चल रहे हैं और उसको लिया दिया जाता है। बहुत कम ऐसे व्यापार बचे हैं, और जो ये काम कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो गलत मंशा से कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में टैक्स की चोरी है। और टैक्स की चोरी खत्म करने को लेकर तो नोटबंदी लाई गई थी। तो अगर कोई चोर चोरी ही करना चाह रहा है तो आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। बड़े नोटों से परहेज करना था। बड़े नोट वो ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इसकी समस्या को बढ़ाते हैं। तो 500, 1500 तो रिपीट हो गया, लेकिन 1000 को हटाया, 2000 मार्केट में आ गया, 3 साल से छपा नहीं है। और ये भी लोग कई आशंका जताते हैं कि 2000 का धीरे धीरे फेज आउट होगा। लेकिन 2000 का नोट लाना क्या एक अस्थायी व्यवस्था थी, और लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी मार्केट से गायब होगा। इससे ये जितना भी समय 2016 के बाद से 2022 तक का बीता है, क्या डीमोनेटाइजेशन के जो फायदे होने थे वो बड़े नोट की वजह से शायद उतने ना हो पाए? ये आप कह सकते हैं प्रवीण, आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2000 का नोट, जैसे आप ही ने कहा कि 3 साल से छपा नहीं है, जितना बड़ी करेंसी होगी उतना बड़ा आप घपला कर सकते हैं, उतना बड़ा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कैश में। तो जब 2000 का नोट नहीं छप रहा है, अगर आपको किसी को 20, 25, 50 लाख रुपए की रिश्वत देनी है या काला धन उससे लेना है, तो वो ट्रांजैक्शन मुश्किल हो जाता है जब आप छोटी करेंसी में लेते हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि लॉन्ग टर्म में 500 का नोट ही सबसे बड़ा नोट रह जाए, बाकी बड़े नोट जो हैं वो खत्म ही हो जाए। जिसको बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो वो डिजिटल आए ना, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, सीधे बैंक में जमा करे, बैंक से निकाले, कैश लेन देन की जरूरत ही क्या है। इसीलिए 2000 के नोट को बहुत ज्यादा सरकार प्रमोट करती नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआत में इसलिए किया गया क्योंकि अचानक से डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था, लोगों को कैश का क्रंच होने लगा था, बहुत जगह पर डिजिटल करेंसी का एक्सेप्टेंस नहीं था, बहुत से लोग पैसा लेने में हिचकिचाते थे डिजिटल करेंसी के तौर पर कि पता नहीं हमारे अकाउंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर आज परिस्थितियां इन 6 सालों में बदल गई हैं, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों को गूगल पे, पेटीएम, अब तो व्हाट्सएप पर भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बैंकों ने अपने अपने एप्स निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से डिजिटलाइजेशन का कुल मिलाकर फायदा नोटबंदी का जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो अब उसी प्रक्रिया के तहत लोगों तक पहुंचने लगा है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि
आने वाले दिनों में क्या ये एक डीमोनेटाइजेशन बहुत कड़ा फैसला था, इतिहास गवाह रहा है हमारे देश ने। तो खैर अगर आजादी के बाद की बात करें तो 1976 या 78 के आसपास इस तरह, 1976 में शायद अगर मैं सही हूं तो, और उससे पहले 1946 का मामला था। 1976 के समय वो एक समय था जब 5,000 10,000 बड़े बड़े नोट चला करते थे, वो एक एकदम अलग दुनिया थी और जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद बीजेपी ने दोबारा जब सत्ता में रहे तो ये इतना कड़ा फैसला लिया। आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन के ये जो फैसले हैं ये आगे भी एक डर को बनाए रखेंगे उन लोगों में जो कैश का गलत इस्तेमाल, जैसा आपने कहा, क्योंकि आपने कई जगह पे कहा कि इससे नुकसान उन्हीं लोगों का है जो गलत फायदा उठाना चाहते हैं इस प्रक्रिया का, तो क्या उन लोगों के लिए ये डर, ये खौफ बरकरार रखेगी सरकार अगर बीजेपी की सरकार इसी तरह चलती है तो? बड़ी जल्दी अगर आपने खुद ही जवाब दिया, 1976 में फैसला हुआ, फिर 2016 में हुआ, क्योंकि इसके बीच में 40 साल का अंतराल था। तो ये सोचना कि दोबारा से नोटबंदी आएगी और इतनी जल्दी आएगी, मुझे फिलहाल नहीं लगता है। पर सरकार जो है, वो जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा संग्रहित करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, उन पर जरूर लगाम कसी हुई है। क्योंकि नोटबंदी के साथ साथ हमको ध्यान रखना चाहिए प्रवीण कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, खासकर ईडी की जिस तरह की चीजें बदल गई हैं, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है छापेमारी के तहत, जिस तरह की गिरफ्तारियों के अधिकार उसको दे दिए गए हैं, इससे भी जो लोग गलत काम करते हैं उनके हौसले पस्त हुए हैं। ये इल्जाम सरकार पे लगता है कि विपक्षी नेताओं को ईडी की छापेमारी के जरिए, सीबीआई के जरिए तंग किया जा रहा है। पर यह बात भी सच है कि बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो गलत काम धंधे में लगे हुए हैं, वो इन एजेंसियों को जो ताकत मिली है बीते 3 सालों में, उससे डर गए हैं। उससे डर कर अपने गलत काम करने के तरीकों को या तो बदल रहे हैं या सही रास्ते पर लौट रहे हैं। इसीलिए उनकी कमर टूट रही है। जो ये बार बार कही जा रही है कि कमर टूट गई और आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, अगर आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा होता तो बताइए मुझे कि क्यों हर लगातार महीने दर महीने जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। आज ही आंकड़ा है दिसंबर के, सबसे बढ़िया जीएसटी कलेक्शन हुआ जब से जीएसटी लागू हुई है। आज ही आंकड़े आए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ हर रोज जो हवाई जहाज के ट्रैवलर्स हैं, फ्लायर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कोविड के पहले के जो रिकॉर्ड्स थे वो रोज टूट रहे हैं इस मौसम में, जिस नए साल के मौसम में। तो लोग बाग पैसा खर्च करना चाहते हैं। और कारों की संख्या देखिए, 4 व्हीलर कार जो 10 लाख के आसपास की होती है, उनसे ऊपर की होती है, उनकी खरीद बिक्री ज्यादा बढ़ गई है बीते उसके मुकाबले। तो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि लोगों का जो भरोसा है वो अर्थव्यवस्था पर कायम हो रहा है। ये बात ठीक है कि रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, लेकिन इसका ये कह देना कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है, लोगों ने कमाना छोड़ दिया है। लोग बात जब कमा रहे हैं तो वो खर्च भी कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं, जिनकी कमर टूट गई है, जो गलत काम ही करना जानते थे, उनके लिए परेशानी का वक्त जरूर है। अब ये रवि परमार लिख रहे हैं जितने भी नकली नोट थे वो सब बंद हो गए। अब ये बात जानकारी दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, कहना मुश्किल है, क्योंकि अगली लाइन में लिख रहे हैं आम आदमी तो सिर्फ बहाना है सरकार के लिए। तो हो सकता है कि सरकार की आलोचना के लिहाज से भी पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने इसका सवाल का अंदाजा लगाया। नकली नोटों पर कितनी लगाम लगी है जो रवि कह रहे हैं? देखिए, नकली नोट अब क्योंकि नई करेंसी चल रही है, इस नई करेंसी को नकली बनाने के लिए नकलचियों को नए तरीके से मेहनत करनी होगी प्रवीण। तो अपने दर्शक को समझाना बहुत जरूरी है कि 8 नवंबर 2016 तक की जो नोट, क्योंकि वो पुराने वापस चले गए हैं, तो उनमें अब नकली नोट नहीं बचे हैं। उस तरह के जो नकली नोट थे वो तमाम वापस रिजर्व बैंक में लौट चुके हैं, और जिनके पास वाकई में नकली थे, जो नकली का धंधा ही कर रहे थे, ऐसे तमाम किस्से हमने देखे कि नोट खेतों में पाए गए, नालियों में पाए गए, जले पाए गए, उन्होंने उसका छुटकारा पाया किसी तरीके से। तो अब जो नकलची है वो नए सिरे से नकल कर रहे हैं, नकल करनी पड़ेगी उनको नए नोटों की नकल बनाने के लिए। तो उनके लिए भी अब मेहनत का सबब शुरू हो गया है। तो ये कह देना प्रवीण कि नकली नोट पूरी तरीके से खत्म हो गए, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इस दुनिया से अपराध और अपराध की करने की प्रवृत्ति खत्म ना हो जाए।